हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी को समझने से पहले हम उसकी थोड़ी हिस्ट्री को जान लेते हैं और ये समझ लेते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टैक्स जो है वो सरकार की इनकम का एक मेन सोर्स है। सरकार को लोगों की भलाई के लिए, सोसाइटी के कामों के लिए, पब्लिक के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार के खर्चे को हम नॉर्मली पब्लिक एक्सपेंसेस कहते हैं। इस एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए उसे रेवेन्यू का एक मेन सोर्स चाहिए, और जो सरकार की इनकम का मेन सोर्स है, बहुत सारे सोर्स में से एक मेन सोर्स जो है वो है टैक्स। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट बाय द रेजिडेंट टू द गवर्नमेंट ऑन हिज और हर इनकम। किसी भी देश के रहने वाले लोग जहां पर उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है यानी जहां पर हम कमाते हैं। रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों अलग अलग होती हैं। रेजिडेंटशिप का मतलब होता है जहां पर हम 1 साल से ज़्यादा रहें। आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, मैं इनकम टैक्स एक्ट की कोई डेफिनेशन के बारे में या सेक्शन के लिए नहीं बात कर रहा, सिर्फ हम इसको थोड़ा सा समझें तो एक इंसान जहां पर रहता है, 1 साल से ज़्यादा रहता है, तो उस देश का वो रेजिडेंट बन जाता है। उस रेजिडेंट बनने के बाद उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उस देश में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ उस देश में वो कमाता हो, जहां पर वो कमाएगा, जिस देश से वो कमाएगा उस देश को वो अपनी इनकम का थोड़ा पार्ट देगा। किसके रूप में देगा? टैक्स के रूप में देगा। इस तरह से टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो हर रेजिडेंट अपनी इनकम पर सरकार को देता है। गवर्नमेंट के पास टैक्स लेने के लिए एक्सक्लूसिव राइट है, मींस गवर्नमेंट के अलावा कोई भी टैक्स नहीं लेता। अगर सरकारी ऑफिसर कोई आपसे टैक्स ले रहा है तो वो अल्टीमेटली सरकार को ही देगा, या फिर कोई दुकानदार आपसे किसी गुड्स के अंदर, प्राइस के अंदर टैक्स ऐड करके ले रहा है, वो भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही देगा। इस तरह से गवर्नमेंट के पास टैक्स लेने का एक्सक्लूसिव राइट है, यानी सरकार के अलावा कोई भी टैक्स नहीं ले सकता। बट जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश को चलाती है, जिस तरह से आजकल मोदी सरकार है। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमारे यूपी में योगी है, हरियाणा में मनोहर है, इस तरह से जो सरकारें हैं वो क्या कहलाएगी? स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। यानी एक स्टेट को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे देश को चलाती है उस गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। तो सरकार, दोनों ही सरकारों को टैक्स लेने का राइट है, बट वो टैक्स अलग अलग बटा हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करते हैं। टैक्स कैन बी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। टैक्स जो है, नेचर की बात करें टैक्स के, तो टैक्स प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और रिग्रेसिव भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि टैक्स इनकम के बढ़ने पर टैक्स बढ़ता है और इनकम के कम होने पर टैक्स कम हो जाता है। इस प्रकार के टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आप अभी कुछ नहीं कमाते तो आप पर टैक्स भी कुछ नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा कमाने लग जाते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं, तो भी आप पर टैक्स नहीं लगेगा। आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, उस टाइम यानी 2.5 लाख से आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर आपको कोई टैक्स, इनकम टैक्स के एक्ट के बारे में नहीं बता रहा। 2.5 लाख से 5 लाख तक मान लीजिए आप पर 10% टैक्स लगेगा। आपकी इनकम जो भी कमाएंगे उस पर 10% टैक्स लगेगा। 5 लाख से आगे 10 लाख कमाते हैं, मान लीजिए 20% टैक्स लगेगा। और 10 लाख से आगे अगर आप कमाते हैं तो 30% टैक्स लगेगा। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, और इनकम जैसे जैसे कम होती जा रही है वैसे वैसे टैक्स भी कम होता जा रहा है। इस प्रकार के टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अब देखिए, आप सोचिए, मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाता हूं, 100 रुपीज में कमाता हूं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरी इनकम का 10% पे करना किसी को बेवजह तो मुझे लग रहा है, वैसे तो वो सरकार के लिए और पूरे देश के काम आता है। सरकार जो है उसी पैसे को सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है, समाज के लिए काम करती है, रोड बनवाने में काम करती है, बहुत सारे काम करती है।
मेरे लिए 10 रुपए देना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरी इनकम बहुत ही कम है। बट अगर एक इंसान 10 लाख रुपए कमाता है तो उसके लिए 1 लाख रुपया देना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, है तो बड़ी अमाउंट, बट 10 लाख में से 1 लाख देना मुश्किल नहीं है, बट 100 रुपए में से 10 रुपए देना मुश्किल है क्योंकि वो इनकम ही बहुत ही कम है। तो इनकम के बढ़ने पर टैक्स बढ़ जाता है और इनकम के कम होने पर टैक्स कम हो जाता है। इस प्रकार के टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। दूसरा, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है जिसमें टैक्स जो है वो इनकम के बढ़ने घटने से उस पर कोई भी असर नहीं आता। चाहे इनकम आपकी 10 रुपए हो चाहे 100 रुपए हो, दोनों प्रकार के टैक्स जो है, दोनों प्रकार की सिचुएशन में आपका टैक्स जो रेट रहेगा वो सेम रहेगा। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है, बट जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं वो रिग्रेसिव नेचर के हैं। इसके बारे में थोड़ा टाइम बाद करते हैं। अब मान लीजिए आप एक कोई भी गुड्स लेते हैं, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। एक गरीब इंसान जब खरीदेगा उस वस्तु को, उस गुड्स को, तो भी वो उतना ही टैक्स पे करेगा। एक अमीर इंसान जब उसे खरीदेगा तो भी वो उतना ही टैक्स पे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं हमारे देश में कैसा सिस्टम चलता है, अगर पूरे टैक्सिंग सिस्टम को अगर आप देखें तो दोनों ही प्रकार का है, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों मिलाकर बने हैं। तो टैक्स के बारे में तो ये बात हुई, आप समझ गए होंगे। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, दूसरा टैक्स गवर्नमेंट ही लेती है। दोनों प्रकार की गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। टैक्स का नेचर दो टाइप का हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है और रिग्रेसिव हो सकता है। अब थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं। आप कोई भी बिजनेस का मतलब हो सकता है आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वकील हैं, आप एक लॉयर हैं या जज हैं, या फिर आप एक इंजीनियर हैं, या आप एक म्यूजिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई भी काम करते हैं आप। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आप जो कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज पार्ट आप किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट को दे देते हैं। किसके रूप में दे देते हैं? इनकम टैक्स के रूप में दे देते हैं। ये इनकम टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है और पे किया जाता है। क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं, कोई मिडलमैन नहीं है या फिर कोई भी किसी प्रकार का बीच में कोई भी पर्सन नहीं है। इस वजह से इस टैक्स को आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स है, द बर्डन ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली पेड बाय द एसएससी। जब एसएससी का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा है, और बर्डन का मतलब ये वजन है, हमारे ऊपर भार है एक तरह से हम कहें। तो ये बर्डन जो टैक्स का डायरेक्ट जब हम पे करते हैं, इस प्रकार के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हर रेजिडेंट जो जिसका इकोनॉमिक सोर्स जो है इंडिया है उस पर लगता है। ठीक है, ये तो हुई डायरेक्ट टैक्स की बात। अब डायरेक्ट टैक्स के बाद हम समझते हैं, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हो, आप घूमने के लिए जाते हो, शॉपिंग पर जाते हो, आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो। अगर आप सिनेमा देखने के लिए जाते हो, आप वहां से क्या खरीदते हो? टिकट खरीदते हो। जब टिकट खरीदते हो, टिकट की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है और उसके अंदर 20 रुपये टैक्स शामिल कर दिया गया है। इस तरह से आपने टोटल 120 रुपीज पे किए हैं। आपने 120 रुपीज पे किए, जिसमें टिकट की कीमत 100 रुपये थी और 20 रुपये क्या था? टैक्स था। ये यहां पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो। ये टैक्स किसने रिसीव किया? सिनेमा घर वाले ने रिसीव किया। अब वो क्या करता है? सिनेमा घर ये टैक्स आपसे होते हुए आपने दिया सिनेमा को, और सिनेमा क्या कर देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। एक बात। या फिर दूसरी तरीके से आप मान लीजिए कोई भी शॉपिंग करते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे तो आप यहां पर आपको एक बात क्लियर होगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर कहता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस। वो किस प्रकार के टैक्स हैं? वो ये टैक्सेस रहेंगे। मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीदते हो जिसकी कीमत 120 रुपए है, आप उस पर 30 रुपए उन्होंने टैक्स इंक्लूड कर दिया और ये टैक्स मिलाकर 150 रुपए आपने उनको दिए। आपके लिए तो 150 रुपए कीमत है, उस 150 में 120 रुपए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है और 30 रुपए आपके लिए टैक्स है। ये टैक्स भी उस शॉपकीपर ने क्या किया? आपसे होते हुए गवर्नमेंट के पास चला गया। ये टैक्स पे तो आपने किया है, बट आपने डायरेक्टली सरकार को नहीं पे किया। ये जो टैक्स है वो शॉपकीपर द्वारा या फिर सिनेमा घर वाले ने आपकी तरफ से पे किया है। इस प्रकार के टैक्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब उससे पहले
ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ आया होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन एसएससी खुद पर्सन ना पे कर शिफ्ट कर देता है किसी और पर। ठीक है जी, वो खुद नहीं पे कर रहा। जिस तरह से आपने ये टैक्स पे नहीं किया, आपने शिफ्ट कर दिया, जो है शॉपकीपर से होते हुए आपके गवर्नमेंट के पास जा रहा है। वैसे जो टैक्स जो लगा था वो शॉपकीपर पर लगा था, उसने उस टैक्स को प्रोडक्ट की कीमत में ऐड करके ग्राहक से वसूल किया है। तो डायरेक्टली जो ग्राहक है, डायरेक्टली कस्टमर जो है, उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। टैक्स जो होते हुए शॉपकीपर से होते हुए ग्राहक ने एक्चुअल में पे किया। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पर टैक्स लगता है वो डायरेक्टली जब पे करता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पर टैक्स लगा है वो डायरेक्टली पे ना कर इनडायरेक्टली पे करता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट एक डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कहें, हमारे देश में बहुत सारे टैक्स थे। अब जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स जो है वो टैक्स होता है। बहुत सारे सोर्सेज में से मेन सोर्स जो है वो टैक्स है, और दोनों प्रकार की गवर्नमेंट जो है टैक्स से इनकम कमाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी कमाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कमाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल लेवल के भी होते हैं और स्टेट लेवल के भी होते हैं। सेंट्रल लेवल के टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, जैसे सर्विस टैक्स, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स जो हैं वो सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इससे इनकम कमाती है। स्टेट लेवल के लिए जो टैक्स है, जैसे कि ऑक्ट्रोय एंट्री टैक्स, आपने देखा होगा, चुंगी कर जिसे कहते हैं, या फिर परचेज टैक्स, आप कोई परचेज करते हो उस पर लगने वाला टैक्स। दूसरा इंटरटेनमेंट टैक्स, जो आप सिनेमा घर में, रेस्टोरेंट में जाते हो उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, या फिर वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। दूसरा लग्जरी टैक्स, आप कोई लग्जरी सामान खरीदते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ऐसी गाड़ी जो महंगी गाड़ी है वो खरीदते हैं, तो लग्जरी प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स लग्जरी टैक्स। इसके अलावा टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी जब आप खरीदते हैं उस पर लगने वाला टैक्स जो था टैक्स ऑन लॉटरी था। हमारे देश में बहुत सारे टैक्स थे। इस तरह से देखा जाए, इसके लिए सभी टैक्स के लिए अलग अलग लॉ थे। इन सभी टैक्स के जब अलग अलग लॉ थे तो यहाँ प्रॉब्लम थी, जो एक एसएससी पर्सन है, एक दुकानदार को, एक शॉपकीपर को, एक इंडिविजुअल को, या फिर जिस पर टैक्स लग रहा है उसे एसएससी को, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी टैक्स को एक्चुअल में कैलकुलेट करने के लिए। तो एक नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, वन नेशन वन टैक्स। क्योंकि हमारा देश एक है तो इतने सारे टैक्स होने की बजाय एक टैक्स होना चाहिए जो एक नेशनल लेवल का टैक्स होना चाहिए। नेशनल लेवल का टैक्स का मतलब पूरे देश के अंदर एक तरह से वो लागू हो, एक जैसा लागू हो, उसके रेट भी एक जैसे हों। एक देश एक टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ हम इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज कर इन सभी प्रकार के टैक्स को चेंज करके एक टैक्स बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं, सभी को चेंज करके मिलाकर हमने एक टैक्स बना दिया जिसे हमने कहा जीएसटी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे नाम से ही पता चलता है, यहां ये जो टैक्स है गुड्स पर भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। जो जीएसटी है वो सबसे पहले पार्लियामेंट में, हमारे इंडिया जो भी लॉ बनता है वो पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पास हुआ और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया पूरे देश में। पूरे देश के मतलब पूरे देश, यहां पर जम्मू और कश्मीर को हम अलग नहीं रखेंगे, पूरे देश में वो लागू हो गया। ठीक है, लागू होने के बाद अब कुछ बातें हैं। सबसे पहले टैक्स क्या है, किस तरह से है? इट इज लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये जो जीएसटी है वो हर किसी पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपने प्रोडक्ट को से सप्लाई किया, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास प्रोडक्ट गया। अगर आप सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विस रेंडर की जाती है, जैसे आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप जो मुसाफिर हैं उनको रोकने के लिए, थोड़ा टाइम पे पैसे के लिए आप ये काम कर रहे हैं, होटल सर्विसेज ला रहे हैं,
या फिर टेलीकॉम सर्विसेज चला रहे हैं, या पोस्ट सर्विस चला रहे हैं, कोरियर सर्विसेज चला रहे हैं, इस प्रकार की, या फिर आप डॉक्टर हैं, अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारी प्रकार की सर्विसेज कहलाती हैं। आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के गुड्स के लिए अलग अलग प्रकार के रेट्स डिसाइड किए गए। अब कैसे? और दूसरा, जो जीएसटी है वो पेट्रोलियम पर और अल्कोहल यानी शराब पर और पेट्रोल पर लागू नहीं होता, बाकी सब चीजों पर लागू होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड रेट्स की। तो प्रिस्क्राइब्ड रेट क्या है? प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब कि वो रेट जो डिसाइड किए गए हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रिस्क्राइब्ड रेट डिसाइड करते वक्त सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम ये अपनाया, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, यानी लाइफ एसेंशियल गुड्स हैं, उन पर टैक्स जो है कम लगाया गया है। जैसे जैसे गैर जरूरी चीजें हैं, यानी ऐसी चीजें जिनकी जो ना हो तो भी लाइफ चल सकती है, उनके लिए टैक्स जो है वो थोड़ा बढ़ाया गया। और ऐसी चीजें जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ लोग अपने शो ऑफ के लिए लेते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया। तो जिस तरह से अगर हम बात करें प्रिस्क्राइब्ड रेट क्या क्या है, तो प्रिस्क्राइब्ड रेट देखिए, सबसे पहले इसेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। उसके बाद कॉमन आइटम, उसके ऊपर 5% टैक्स रहेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट जो हैं वो 12% रहता है, और मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज जो है 18% टैक्स रहेगा। और आखिर में लग्जरी आइटम जो, और टबैको यानी तंबाकू जिसे हम कहते हैं, टबैको के लिए और लग्जरी आइटम के लिए 28% टैक्स रहेगा। ये सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे प्रिस्क्राइब्ड रेट है। अलग अलग टाइप की गुड्स पर अलग अलग प्रकार का टैक्स रेट रहेगा। नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट जो होता है वो 12% होता है। अब ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप डी हैं जो हरियाणा से हैं। ठीक है, आप क्या हैं? डी हैं जो है हरियाणा से। और आप ए, ये ए है जो ये भी हरियाणा से हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप क्या थे? डी थे हरियाणा से। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हरियाणा के ही एक सेलर से जिसका नाम ए है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को आप क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट परचेज कहते हैं। आपने स्टेट के अंदर से ही परचेज किया है। इस प्रकार के जो ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट परचेज कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इस पर हम जो परचेज करेंगे, तो मान लीजिए इस पर स्टैंडर्ड रेट जो है वो 12% लगेगा, क्योंकि हम कोई भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स हो गया है। जो पहले हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही इनकम का एक पार्ट थे। तो अब यहां पर जो हम एक कॉमन टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स को हम डिवाइड कैसे करें? तो यहां पर एक सोल्यूशन निकाला गया। जो भी इंट्रा स्टेट परचेज होगी या इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब एक स्टेट से उसी स्टेट के बीच में, यानी स्टेट विद इन स्टेट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी उस पे जीएसटी रिसीव होगा, वो डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हाफ हाफ। हाफ हाफ का मतलब ये जो 12% हमारे पास स्टैंडर्ड रेट 12% है, इसका हाफ जो है वो मिल जाएगा स्टेट को, जिसे हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कह देंगे, और दूसरा हाफ जो है वो मिल जाएगा सेंटर को, यानी जिसे हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल देंगे। तो 12% का 6% स्टेट की इनकम का पार्ट बन जाएगा और 6% क्या बन जाएगा? सेंटर की इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब जब भी आप माल परचेज करते थे तो आप क्या एंट्री करते थे? आप याद कीजिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का माल परचेज कर रहे हैं, तो आप क्या एंट्री करते थे? आप करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो टू कैश हो जाता था, अगर बैंक से परचेज कर रहे हैं तो टू बैंक हो जाता था। मान लीजिए हम ए से परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। बट यहां पर अब हम क्या दे रहे हैं? ए को कॉस्ट के साथ साथ टैक्स भी दे रहे हैं, और ये अपने पास नहीं रखेगा ए, वो किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, ये बात भी समझ आती है। तो हम जर्नल एंट्री क्या करें? देखिए, हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 1 लाख से, और एक बार कैश बैंक या फिर ए को हम क्रेडिट कर देते हैं, हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब क्योंकि जीएसटी लगा है
हम जीएसटी देंगे 1 लाख पर 6%, जो कि कितना हो जाता है 6,000 रुपये, हम स्टेट को देंगे। दूसरा 1 लाख पर 6%, जो कि 6,000 हो जाता है, वो सेंटर को देंगे। जो हम दे रहे हैं, यानी कोई भी जब हम माल परचेज करेंगे, परचेज के साथ जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको एक बार के लिए मान लीजिए वो क्या है, इनपुट जीएसटी है। ये इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे भी। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करेंगे उस पर जो आप टैक्स पे करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी कहेंगे। क्योंकि आप जीएसटी सेंटर को दे रहे हैं तो सीजीएसटी हो जाएगा, और स्टेट को दे रहे हैं तो एसजीएसटी हो जाएगा। तो जब आपने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया तो आपने इस पर इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 6% 6,000 रुपये, और दूसरा इनपुट एसजीएसटी एट द रेट जो 6% 6,000 रुपये डेबिट कर दिया, ये आप पे करेंगे। टोटल पे कितना करेंगे, एक को आप 1,12,000 रुपये पे करेंगे, जिसमें 1 लाख रुपए उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है और दूसरा 12,000 रुपये टैक्स है। इस 12,000 में 6,000 रुपये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा और 6,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अगर ये ही माल इस तरह से मैंने बता दिया, जैसे इनपुट जीएसटी जो है उसको जीएसटी पेड भी कहा जाता है। आप यहाँ इनपुट जीएसटी की बजाय अगर जीएसटी पेड इस्तेमाल करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जीएसटी पेड किया है। ठीक है, इसको हम समझेंगे भी आगे क्या होता है। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जीएसटी जो है स्टेट को और सेंटर को पे कर दिया है। ठीक है, अगर यहीं पर आप माल एक दूसरे स्टेट से परचेज करते तो, जैसे मान लीजिए एस है कोई सूरत से, सूरत कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात से कोई दिल्ली का पर्सन जो है वो माल परचेज करता है। जो वो माल परचेज करता है तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम क्या कहेंगे, इंटर स्टेट परचेज बोलेंगे। ठीक है, यहां पर अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो कौन से स्टेट इसको किस क्या इनकम मानेगी ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा। इसके लिए यहां पर यह बोला गया कि आप एक बार टैक्स जो है इकट्ठा लें और जो बाद में इसको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट और सेंटर में, उसके अलग अलग रूल हैं, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो यहां पर जो हम टैक्स लेंगे वो पूरा इकट्ठे रूप में लेंगे, यानी हम एक साथ लेंगे, सेंटर और स्टेट का मिलाकर लेंगे। इस प्रकार के टैक्स को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो फिक्स रेट जो कि 12% होना चाहिए, यहां पर 6% नहीं 12%। स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है 12%, 12% से हम यहां पर ले लेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार के जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल खरीदा जाएगा, परचेज किया जाएगा, उस प्रकार के टैक्स पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे, नॉर्मली परचेज करते वक्त हम क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हम कर देते थे जो कैश बैंक या एस से माल परचेज किया है। बट क्योंकि अब हम टैक्स दे रहे हैं, और किस प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स दे रहे हैं। अब देखो यहां पर मैंने रेट चेंज कर दिए हैं, पहले वाले में रेट थोड़ा सा 6% थे, अब देखो ऊपर अब 12% 12% हो चुका है। अब 12% से आप आईजीएसटी पे कर दोगे, परचेज कर रहे हैं तो जो टैक्स दिया जाएगा वो उसको इनपुट टैक्स या टैक्स पेड, तो आप इनपुट आईजीएसटी एट द रेट 12% पे कर देते हैं 12,000, टोटल आपकी तरफ से 1,12,000 रुपये पे हो जाएंगे। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने परचेज कर रहे हैं तो टैक्स जो है आपका डेबिट होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम जब आती है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव हो चुके हैं, आप उसको रिटर्न करना चाहते हो, किसी डिफेक्ट की वजह से रिटर्न करना चाहते हो। यहाँ दोनों ही प्रकार की जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं। जब आपने स्टेट से परचेज किया, एक विद इन स्टेट परचेज किया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा। जब आप दूसरी स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो इस पर आईजीएसटी लगा। आपने जब स्टेट से विद इन स्टेट परचेज जो माल किया है, जब आप वो रिटर्न करेंगे, देखो आपने जितना गुड्स, आपने 1,00,000 की गुड्स पर 6,000 स्टेट को और 6,000 सेंटर को टैक्स को पे किया। जब आप वो गुड्स रिटर्न करेंगे तो टैक्स भी तो वापस आएगा, टैक्स भी रिफंड होगा। ठीक है, और कौन सा टैक्स रिफंड होगा, इनपुट। आप इनपुट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए इसके लिए आप ये करते हैं,
जैसे आप रिटर्न की एंट्री डालते हैं, रिटर्न की एंट्री क्या डालते हैं, मान लीजिए आपने ए को माल वापस किया है, एज अकाउंट डेबिट टू आप क्या कर देंगे परचेज रिटर्न, आपने 5,000 रुपए की कॉस्ट वाला माल वापस कर दिया। उस पर टैक्स कितना लगा था, टोटल टैक्स 6,000 12,000 था 1,00,000 के गुड्स पर। तो 5,000 के गुड्स पर कितना टैक्स हो जाएगा, 5,000 के गुड्स पर कितना टैक्स हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 600 रुपए। ठीक है, टोटल टैक्स 600 रुपए होगा, जिसमें इनपुट सीजीएसटी जो था वो 300 रुपए था और एसजीएसटी जो था वो 300 रुपए था। इस तरह से आपने जो इनपुट टैक्स पहले डेबिट किया था माल की रिटर्न करने पर, इनपुट टैक्स को ही आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। टोटल आपका हो जाता है 5,600 रुपए और इनपुट सीजीएसटी आप क्रेडिट कर देंगे 6% से जो 600 रुपए है, और इनपुट एसजीएसटी को ही आप क्रेडिट कर देंगे 300 रुपए से जो कि 6% है। ये तो हुआ जब विद इन स्टेट आपने माल को रिटर्न किया है। अगर आप ऐसी एंट्री, ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपके दूसरे राज्य से आपने माल परचेज किया था उसको आप जब रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से यहां पर इनपुट जो है आईजीएसटी हो जाएगा। तो आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जैसे आपने एस को माल रिटर्न किया तो एस को माल रिटर्न करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर एस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है, और यहां पर आप ऐड कर देंगे इस 5,000 में टैक्स ऐड कर देंगे और 5,600 हो जाएगा, और क्रेडिट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी एट द रेट 12%, जो कि टोटल कितना है 600 रुपए है। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे समझते हैं थोड़ा सा। वीडियो में कंटेंट काफी है, इस वीडियो में थोड़ा कंटेंट काफी हो जाएंगे, आप संयम से देखें इसको। अब देखिए, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जब आप माल सेल नहीं करते बट आपका माल आपके पास से चला जाता है। कौन कौन सी है, जब आप गुड्स जो है चैरिटी में दे देते हैं, या फिर गुड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर जो गुड्स है वो आपका फायर से या फिर जो जल जाता है, लॉस हो जाता है आपका, या फिर चोरी हो जाता है, किसी प्रकार से लॉस हो जाता है, या फिर जो गुड्स है वो ओनर एज ए ड्राइंग ले जाता है। इन किसी भी पर्पज से आपका जो सेल है वो सेल नहीं हुई है, सेल नहीं हुई है, तो सेल नहीं हुई है तो माल आपका परचेज जो है वो डेबिट क्रेडिट होता है, आपको याद होगा। तो सारी इन सभी की ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे चैरिटी अकाउंट आप डेबिट कर देते हो, परचेज को क्रेडिट करते हो, माल अगर आपका चैरिटी में गया है, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आप फ्री सैंपल देते हो तो भी परचेज को आप क्रेडिट करते हो, या फिर लॉस बाय फायर और थेफ्ट होता है तो भी आप परचेज को क्रेडिट करते हो, या फिर आपका ड्राइंग इन गुड्स होता है तो भी आप परचेज को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। अब इसके बाद होता क्या है, जब आपने इन सभी में परचेज को क्रेडिट किया है तो उन पर लगने वाला टैक्स भी आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इनपुट टैक्स लगा है तो परचेज के साथ आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपने चैरिटी परचेज किया है तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जिस भी रेट से होगा आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दूसरी तरफ, या फिर परचेज दूसरा है जो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया है उसके लिए भी आप क्या कर देंगे, आप इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप क्रेडिट कर देंगे। जब आपने इनपुट यानी माल जहां से खरीदा, आपने विद इन स्टेट खरीदा है तो आप इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी करेंगे, बट अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से खरीदा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर इनपुट आईजीएसटी कर देंगे। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड रेट है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप का रेट होता है, आप इनपुट आईजीएसटी एट द रेट फिक्स रेट से आप कर देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको सभी को क्लियर होगा। अब कुछ ऐसी आइटम भी हैं जिन पर हमारा टैक्स जो है नहीं लगता, सीजीएसटी, एसजीएसटी या जीएसटी नहीं लगता। उस प्रकार के आइटम्स को, गुड्स और सर्विसेज को हम एग्जेम्प्टेड करते हैं जीएसटी से। वो कौन सी आइटम और गुड्स हैं जिन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, यानी जब आप ये ट्रांजैक्शन करें तो ध्यान रखें हमेशा ही इन पर टैक्स नहीं लगेगा। वो कौन सी आइटम है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। अगर आपने किसी इंप्लॉय को वेजेस दिया है, सैलरी दिया है तो उस पर टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपने सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, यानी आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, या फिर किसी दूसरे देश के अंदर हमारे देश की एम्बेसी है, फॉरेन में हमारे देश की एम्बेसी हो, उस पर उसको आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा।
इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल आप पे करते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मैं एजुकेशनल सर्विस दे रहा हूं, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा हेल्थ सर्विस दे रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। और एंड में कोई आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किन किन आइटम पर जीएसटी नहीं लगेगा, उनको आप एग्जेम्प्टेड रखें, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन से आइटम है जिस पर जीएसटी नहीं लगता? वेजेस एंड सैलरी, गवर्नमेंट को दी जाने वाली सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रैवलिंग एंड इंटरेस्ट, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद अब तक जो हमने बात किया वो था, हमने जब माल परचेज कर रहे हैं, हम माल परचेज करने पर जीएसटी पेड करते हैं और माल को सेल करने पर हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं और वो टैक्स बाद में कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, इस वजह से इस प्रकार के टैक्स को आप क्या कहते हैं? टैक्स कलेक्टेड भी कहते हैं। ठीक है, या आउटपुट टैक्स भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं हम थोड़ा टाइम बाद बात करेंगे। तो मान लीजिए आप ए हैं दिल्ली से, अब क्या करते हैं आप डी जो है दिल्ली से, उसी से क्या करते हैं? माल सेल करते हैं। ए पर्सन जो है डी को सेल कर रहा है। ठीक है, अब सेल, क्योंकि ये राज्य के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन है, अब जैसे कि आप पहले ही जानते हैं ये क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट सेल कहलाएगी। इस पर जो स्टैंडर्ड रेट हम मान लेते हैं 12% हमारा स्टैंडर्ड रेट लग रहा है, और वो भी किसमें डिवाइड हो जाएगा? 2 राज्यों में और स्टेट में डिवाइड हो जाएगा। कितना परसेंट? सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। कोई डाउट नहीं। अब जनरल एंट्री क्या करते थे? मान लीजिए आप यहां पर माल जो है सेल करते हैं, तो जब सेल करते थे तो जिससे सेल कर रहे हैं या तो कैश में होगा या बैंक से होगा या फिर आप उसके नाम को डेबिट कर देंगे। और क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो आप सेल को क्या कर देते थे? क्रेडिट कर देते थे। 1 लाख रुपए की आपने सेल कर दिए। बट अब जो आप सेल कर रहे हैं, आपने उस ग्राहक से टैक्स रिसीव किया है, कलेक्ट किया है, आपने रिसीव किया है। बट ये रिसीव भी आप किसको देंगे? सरकार को देंगे, आपके लिए लायबिलिटी है। तो आपने रिसीव किया है, वो टैक्स आपने जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो सेल के साथ साथ आप क्या कर देंगे? टोटल 12% हो जाता है। 12% जिससे आप कैश रिसीव करेंगे 1,12,000 रुपए, जिसमें तो आउटपुट सीजीएसटी जो रहेगा वो 6,000 रुपए रहेगा और आउटपुट जो एसजीएसटी रहेगा वो भी 6% 6,000 रहेगा। इस तरह से टोटल आपने क्या कर दिया? 1,12,000 रुपए ग्राहक से रिसीव कर लिया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जब आप कोई सेल करेंगे और टैक्स उस पर लगेगा, वो आउटपुट जीएसटी होता है, उस जीएसटी को आप क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? आउटपुट जीएसटी को जीएसटी कलेक्टेड भी कह सकते हैं। जीएसटी पेड जो आपने पेड किया है, कलेक्टेड जो आपने कलेक्ट किया है। इसको आगे हम थोड़ा जब सेट ऑफ की बात करेंगे थोड़ा आगे डिस्कशन भी करेंगे। तो ये तो हुई बात। अब दूसरी तरफ जब आप दूसरे स्टेट से माल सेल करते हैं, मान लीजिए कोई जेड है पंजाब से, आप यहां पर इसको माल सेल करते हैं, इस प्रकार की ट्रांजैक्शन को आप क्या कहेंगे? इंटरस्टेट सेल कहेंगे। इंटरस्टेट सेल में जो टैक्स लगता है वो आप पहले से जानते हैं, वो क्या लगता है? स्टैंडर्ड रेट से मान लीजिए 12% है और इस पे आईजीएसटी लगता है। कितने परसेंट? 12%। अब आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? आप जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर डी या जेड जो भी था, आप उसको डेबिट कर देंगे और सेल को आप क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख पर 12% जो टोटल 1,12,000 हो जाएगा और इस पर आप आउटपुट आईजीएसटी 12% से 12,000 कर देते हैं। आई थिंक यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने माल को सेल किया है, अगर विद इन स्टेट सेल किया है तो आउटपुट जीएसटी जो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब इसी तरह जब माल रिफंड करना पड़े आपको, तो जब आप माल को सेल करते हैं तो क्या आपके पास भी रिफंडेड हो सकता है? बिल्कुल, आपके पास भी रिफंडेड हो सकता है। माल जो है डिफेक्टेड हो सकता है, उसकी वजह से आपको रिफंड हो सकता है। तो आप रिटर्न गुड्स बाय परचेजर आपको 5,000 रुपए का ड्यू टू डिफेक्ट आपको रिटर्न कर देता है। रिटर्न करने के बाद आप क्या एंट्री करेंगे? आप सेल एंट्री, जब मान लीजिए आपने विद इन स्टेट जब परचेज किया, सेल किया था, विद इन स्टेट जब आपने सेल किया था तो उसकी एंट्री आपने क्या कर देंगे? सेल रिटर्न को आप डेबिट कर देंगे 5,000 से
और डी को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से? अब यहां पर भी ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो आप पर 5,000 पर जितना टैक्स लगेगा उतना ही टैक्स आपका डेबिट हो जाएगा। पहले आपने जीएसटी को क्रेडिट किया था, अब आप उसको डेबिट कर देंगे। और किसको? आउटपुट जीएसटी को, सीजीएसटी और एसजीएसटी को। तो आप यहां पर आउटपुट सीजीएसटी को 300 से और आउटपुट एसजीएसटी को 300 से आप डेबिट कर देंगे और टोटल जो अमाउंट है 5,600 रुपये आप डी को यहां पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आपने आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट किया 300 से और आउटपुट जीएसटी को एसजीएसटी को आपने डेबिट किया 300 रुपये से और आपने टोटल जो है 5,600 से को क्रेडिट कर दिया डी को। अब माल जो है अगर आपका विद इन स्टेट ना होकर 2 स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन होती तो यहाँ पर सीजीएसटी की बजाय एसजीएसटी की बजाय आईजीएसटी हो जाता। तो आप सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट करते और डीज जो अकाउंट को क्रेडिट कर देते। कितने से? 5,600 रुपये से, जिसपे टोटल जो आउटपुट आईजीएसटी लग जाता है आपका 12%। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अभी तक आप ये सोच रहे होंगे जब आप जीएसटी लगाते हैं तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको लग रहा होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, क्या जीएसटी एक कॉस्ट है? नहीं, जीएसटी कॉस्ट नहीं है, ये एक एसेट है। इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो जीएसटी पेड या फिर जो इनपुट जीएसटी है कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड और आउटपुट जीएसटी। जो जीएसटी आपने पेड किया था उसको आप जीएसटी कलेक्टेड से एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, फिर आप बोर्ड पे देख भी पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, जब आपने परचेज किया उस पर जीएसटी दिया आपने 1,000 रुपए। जब उसी प्रोडक्ट को आपने सेल किया अपना प्रॉफिट ऐड करके, तो उसमें आपने जो जीएसटी रिसीव किया 1,200 रुपए यानी 1,200 रुपए। उसी प्रोडक्ट पर आप पहले से 1,000 रुपए टैक्स पे कर चुके हैं, तो क्या आप दोबारा से उस पर 1,000 रुपए मिलाकर, क्योंकि आपने जो प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट पर आपका 200 रुपए टैक्स है, 1,000 रुपए जो टैक्स रिसीव था वो टैक्स है जो आपने ऑलरेडी पे किया। यानी आप जो 1,200 रुपए टैक्स रिसीव किया है उसमें वो टैक्स है 1,000 रुपए जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है और 200 रुपए वो टैक्स है जो आपकी इनकम पर लगा है। इस वजह से हम जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब जो वैल्यू आपने ऐड करोगे, जो आप वैल्यू ऐड करोगे उस पर लगने वाला टैक्स। आपने माल जब परचेज किया तो आपने 1,000 रुपए टैक्स पे किया। अब उस माल पर आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हो और टैक्स रिसीव करते हो। अब जो टैक्स रिसीव हुआ आपको 1,200 रुपए टैक्स रिसीव हुआ। आपने उस 1,200 में वो टैक्स भी है जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है उसी गुड्स पर। एक ही गुड्स पर आप 2 बार टैक्स नहीं लगाते, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम एक गुड्स पर 2 बार टैक्स नहीं लगाते। तो आपने यहां पर क्या किया, जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है वो टैक्स ही आपको एक्चुअल में पे करना है, 1,000 रुपए टैक्स पे नहीं करना है। क्योंकि आपका इनपुट जीएसटी जो था, यानी जीएसटी जो पेड है वो आपके आउटपुट जीएसटी यानी जीएसटी कलेक्टेड से एडजस्ट हो चुका है। 1,200 रुपए में से 1,000 रुपए जो टैक्स पेड है वो आपने एडजस्ट करके सिर्फ 200 रुपए ही आप गवर्नमेंट को पे करोगे। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप माल परचेज करते हैं और माल परचेज करते हैं 10,000 रुपए का, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाता है 600 रुपए और टोटल आप 11,200 रुपए पेड कर देते हैं। जब उसी माल को आपका 10,000 का माल था, आपने 2,000 रुपए प्रॉफिट ऐड करके सेल किया 12,000 रुपए में, तो सेल करने पर आप क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, जो कि 13,440 हो जाएगा। क्यों? इसमें आपका जीएसटी जो है वो कलेक्ट भी कर रहे हैं। उस पर 12,000 पर आपने 6% से 720 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है आपने कलेक्ट कर लिया। मैं यहां पर पेड और कलेक्ट की यूज कर रहा हूं, आउटपुट इनपुट जीएसटी का वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब यहां पर आप क्या करते हैं, अब देखिए आपने जीएसटी कितना पेड किया था, उसी गुड्स पर जो 10,000 की गुड्स आपने परचेज की है उसी गुड्स को आप सेल कर रहे हैं, उस पर ऑलरेडी जीएसटी आपने पे कर चुके हैं 600 रुपए। तो क्या आप 720 रुपए और पे करेंगे? नहीं, आप 120 रुपए और जीएसटी पेड करेंगे। इसी को हम कहते हैं सेट ऑफ।
आपका इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी से सेट हो चुका है। आपका जीएसटी पेड जीएसटी कलेक्ट से आप सेट ऑफ कर देंगे। तो आप इसके लिए आप एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? जीएसटी कलेक्टेड जो है 720 उसको डेबिट कर देंगे, सीजीएसटी को भी डेबिट कर देंगे, एसजीएसटी को भी डेबिट कर देंगे 720 और 720 से, और जीएसटी पेड को आप क्रेडिट कर देंगे, सीजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे और एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 600 रुपए, 600 रुपए से। जो जीएसटी पेड है वो जीएसटी कलेक्टेड से सेट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे आप सरकार को पे कर देंगे टू बैंक, जो 240 रुपए हो जाती है। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से जीएसटी को जो फाइनल ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। इस वजह से जो 1 फरवरी 2019 को जो भी नोटिफिकेशन आए थे और जीएसटी जो पेड और कलेक्ट में सेट ऑफ होने के लिए नोटिफिकेशन थे, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इंतज़ार करिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।